दो शहर, दो साम्राज्य। एक समुंदर के किनारे बना था, दूसरा धूल मिट्टी में। एक की दहशत बॉलीवुड से लेकर दुबई तक फैली थी, दूसरे का खौफ एक जिले की हर गली मोहल्ले में था। नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी, दाऊद इब्राहिम। और दूसरे का नाम लेते ही सिवान थर्रा उठता था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन बड़ा अपराधी था, सवाल यह है कि एक डॉन और एक बाहुबली में फर्क क्या होता है। उनकी ताकत के सोर्स कैसे अलग थे, उनका खौफ अलग क्यों था, और सबसे जरूरी, उनके साम्राज्य की नींव किस मिट्टी में थी। तो आज हम दो ऐसे नामों की कहानी सुनेंगे जो सिर्फ अपराधियों की नहीं, बल्कि भारत में अपराध की दो अलग अलग संस्कृतियों की कहानी है। पहले समझिए, डॉन होता कौन है। डॉन वो नहीं जो गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर धमकियां देता है। डॉन वो है जो आपको कभी दिखता नहीं है, लेकिन उसकी ताकत हर जगह महसूस होती है। डॉन की दुनिया शहरी, आधुनिक है, अंतरराष्ट्रीय है। उसका काम सिर्फ स्थानीय रंगदारी नहीं, बल्कि स्मगलिंग है, ड्रग्स का कारोबार है, हवाला नेटवर्क है। डॉन अपने हाथ गंदे नहीं करता, वो तो बस एक फोन करता है और हजारों किलोमीटर दूर किसी की भी किस्मत बदल जाती है या जिंदगी खत्म हो जाती है। अब बात करें बाहुबली की। यह शब्द बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती से निकला है। बाहुबली वो है जिसका दबदबा उसकी मांसपेशियों में है, उसके गुर्गों की संख्या में है, उसकी जाति के समर्थन में है। बाहुबली छुपकर काम नहीं करता, वो सबके सामने दरबार लगाता है। वो जनता का मसीहा बनता है और दुश्मनों का काल। उसकी ताकत का असली राज राजनीति है, क्योंकि बिना राजनीतिक कवच के बाहुबली बस एक गुंडा रह जाता है। लेकिन राजनीति में घुसते ही वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और फिर सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ता है। तो पहला फर्क यहीं साफ हो जाता है। डॉन का साम्राज्य पैसे, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर चलता है। बाहुबली का साम्राज्य बाहुबल, जातिगत समीकरण और स्थानीय राजनीति पर। दाऊद इब्राहिम, यह नाम मुंबई की डोंगरी की संकरी गलियों से निकला। पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बेटे ने कुछ और ही राह चुनी। छोटी उम्र में ही स्ट्रीट फाइट्स, छोटी मोटी वसूली। फिर धीरे धीरे उसने समझा कि असली ताकत बंदूक से नहीं, संगठन में है। 1980 के दशक तक डी कंपनी का जन्म हो चुका था, एक ऐसा नेटवर्क जिसकी पहुंच मुंबई से लेकर दुबई, कराची, बैंकॉक तक फैल गई। दाऊद ने समझ लिया था कि अगर बड़ा खेल खेलना है तो सीमाओं से बाहर निकलकर खेलना होगा। उसका असली चेहरा 1993 में सामने आया, जब मुंबई में धमाके हुए और पूरा देश हिल गया। उसके बाद दाऊद हमेशा के लिए फरार हो गया, लेकिन उसका साया आज भी मुंबई के कई कोनों पर है। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिवान, बिहार। 1980 का दशक, वो समय जब बिहार में जातिगत युद्ध चरम पर था, जब बंदूक की नली से ही न्याय मिलता था। शहाबुद्दीन भी इसी माहौल की उपज थे। छोटे अपराधों से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे स्थानीय दबदबा बढ़ता गया। लेकिन शहाबुद्दीन ने जल्द ही समझ लिया कि बिहार में लंबे समय तक टिकना है तो राजनीति में आना जरूरी है। और वो राजनीति में आए, पहले विधायक बने, फिर सांसद। उनके लिए चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का त्योहार नहीं था, वो उनकी ताकत का सर्टिफिकेट था। जीत का मतलब था कि अब कानून उन तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। सिवान में उनका दरबार लगता था, जहां थाने से ज्यादा इंसाफ होता था, या कहें कि उनका इंसाफ ही आखिरी फैसला होता था। अब बात करते हैं असली फर्क की, काम करने के तरीके की। दाऊद का पूरा ऑपरेशन कॉर्पोरेट स्टाइल का था। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। डी कंपनी में छोटे छोटे सेल थे, हर सेल का अपना काम था। कोई बॉलीवुड प्रोड्यूसर से डील करता था, कोई बिल्डर से, कोई स्मगलिंग रूट मैनेज करता था, कोई हवाला नेटवर्क। दाऊद खुद कभी सीधे तौर पर दिखता नहीं था, वो दुबई या कराची में बैठकर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता था।
और उसके नीचे पूरी मशीनरी चलती रहती थी। उसके फैसले ठंडे दिमाग के होते थे, बिजनेस की तरह। अगर किसी को खत्म करना है तो पहले उसका फायदा नुकसान देखा जाता था। ये एक संगठित अपराध था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जहां इमोशन से ज्यादा स्ट्रेटजी काम करती थी। लेकिन शहाबुद्दीन का तरीका इससे बिल्कुल उल्टा था। उनका स्टाइल था सामने से हमला। उनकी ताकत छुपी नहीं थी, वो खुलेआम दिखती थी। सीवान की सड़कों पर उनके गुर्गे घूमते थे। हर कोई जानता था कि कौन शहाबुद्दीन का आदमी है। उनका दरबार सबके सामने लगता था, जहां लोग अपने झगड़े लेकर आते थे और शहाबुद्दीन फैसला सुनाते थे। ये एक समानांतर न्याय व्यवस्था थी। अगर किसी ने विरोध किया तो उसका अंजाम सबके सामने होता था, ताकि बाकियों को सबक मिल सके। तेजाब कांड इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, जो कि सीवान में हुआ, लेकिन उससे पूरा देश कांप गया था। उनकी ताकत का आधार था डर, वो डर जो आंखों में दिखता था, जो हवा में महसूस होता था। पुलिस और प्रशासन उनके सामने बेबस थे, क्योंकि शहाबुद्दीन के पास राजनीतिक छतरी थी। वो सांसद थे, उनके पीछे पार्टी थी, वोट बैंक था। अब देखिए, हर साम्राज्य की नींव पैसों पर होती है, और इन दोनों के पैसों का सोर्स बताता है कि उनकी दुनिया कितनी अलग थी। दाऊद के लिए पैसा कमाना एक ग्लोबल बिजनेस था। सोना दुबई से मुंबई, ड्रग्स अफगानिस्तान से यूरोप, हथियार एक देश से दूसरे देश। फिर था हवाला नेटवर्क, जिसमें करोड़ों रुपए बिना किसी निशान के दुनिया भर में घूमते थे। मुंबई के बिल्डर से हफ्ता, बॉलीवुड से रंगदारी, ये तो उनकी कमाई का छोटा हिस्सा था। असली पैसा स्मगलिंग में था। दाऊद ने अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाया, शेयर मार्केट में लगाया। काला धन सफेद होता रहा। अनुमान है कि एक समय उसकी संपत्ति अरबों डॉलर में थी। शहाबुद्दीन का पैसा पूरी तरह से लोकल इकोनॉमी से जुड़ा था। सरकारी ठेके जो बिहार में सोने के खान हुआ करते थे, चाहे सड़क बनानी हो, स्कूल बनाना हो या कोई और विकास का काम, हर ठेके पर उनकी मुहर लगनी जरूरी थी। जमीन पर कब्जा करना, फिर उसे बेचना, छोटे बड़े व्यापारियों से हफ्ता वसूलना, और जब कोई नहीं मानता तो अपहरण करके फिरौती। ये सब स्थानीय स्तर पर होता था, लेकिन इससे जो पैसा आता था वो उनकी राजनीतिक मशीन को चलाता था, क्योंकि चुनाव लड़ने में पैसा लगता है, समर्थकों को रखने में पैसा लगता है। शहाबुद्दीन का पैसा सीधे उनकी राजनीतिक ताकत में बदलता था। और अब आपको यही सबसे दिलचस्प बात बताते हैं, सरकार यानी पावर से इनका रिश्ता कैसा था। दाऊद के लिए भारत सरकार हमेशा दुश्मन रही। 1993 के बाद वो देश का नंबर 1 दुश्मन बन गया। सीबीआई, आईबी, पुलिस, रॉ सब उसके पीछे पड़ गए। उसे भागना पड़ा और आज तक वो फरार है। भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया। इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। उसके लिए राज्य एक ऐसी ताकत थी जो उसे खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने राज्य से दूर रहने में ही भलाई समझी। उसका काम था राज्य की पकड़ से बाहर रहकर अपना नेटवर्क चलाना। लेकिन शहाबुद्दीन के लिए राज्य एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक उपकरण था जिसे इस्तेमाल किया जा सकता था। वो राज्य के अंदर घुस गए, पहले विधायक बने, फिर सांसद। अब सवाल ये है कि जब वो अपराधी थे तो चुनाव कैसे जीते? जवाब सीधा है, क्योंकि बिहार में उस दौर में अपराध और राजनीति एक दूसरे से जुड़े थे। राजनेताओं को बाहुबलियों की जरूरत थी वोट जुटाने के लिए, और बाहुबलियों को राजनेताओं की जरूरत थी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एक छत्र छाया के लिए। शहाबुद्दीन जेल में थे, तब भी उनका दरबार चलता था। उनके खिलाफ दर्जनों केस थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण वो बच निकले। उन्होंने व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया और उसी व्यवस्था का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। अब आता है वो सवाल जिसका जवाब देना सबसे मुश्किल है। किसका खौफ ज्यादा था? किसका आतंक डरावना था? देखिए, ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये खौफ की प्रकृति का भी सवाल है। दाऊद इब्राहिम का खौफ अदृश्य था। वो कहीं दिखता नहीं था, लेकिन हर जगह मौजूद था। मुंबई में कोई बड़ा बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी बेचता था तो उसे लगता था कि कहीं दाऊद की नजर तो नहीं है।
कोई फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म बनाता था तो वो डरता था कि कहीं डी कंपनी का फोन ना आ जाए। वो एक मनोवैज्ञानिक आतंक था। दाऊद की ताकत इसमें थी कि उसका डर इतना फैला हुआ था कि लोग अपने आप सावधान हो जाते थे, उसके नाम से अलर्ट रहते थे। उसका असर सिर्फ मुंबई में नहीं था, पूरे देश में था। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका नाम एक खतरे की घंटी था। लेकिन यही शहाबुद्दीन का खौफ प्रत्यक्ष था। सिवान में हर कोई उन्हें जानता था, उनके गुर्गों को पहचानता था। उसका डर इतना ठोस था कि आप उसे छूकर महसूस कर सकते थे। अगर कोई उनके खिलाफ बोलता तो अगले दिन उसके घर के बाहर उनके लोग खड़े होते थे। अगर कोई गवाही देने की हिम्मत करता तो उसे पता था कि उसका और उसके परिवार का क्या होगा। यह रोजमर्रा की जिंदगी में घुला हुआ आतंक था। सिवान के लोग सुबह उठते तो सबसे पहले सोचते कि कहीं शहाबुद्दीन के रास्ते में तो नहीं आ रहे हैं। वो एक स्थानीय तानाशाही थी जहां पुलिस, प्रशासन, अदालत सब बेकार थे। तो फिर किसका खौफ ज्यादा? देखिए, अगर हम प्रभाव की बात करें तो दाऊद का असर ज्यादा व्यापक था। उसने देश की सुरक्षा को चुनौती दी, आर्थिक व्यवस्था को हिलाया और राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरा बना। लेकिन हम अगर तीव्रता की बात करें तो शहाबुद्दीन का आतंक सिवान के लोगों के लिए रोज की दहशत था, जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने तरीके से समाज के लिए जहर थे। दाऊद ने देश को नुकसान पहुंचाया, शहाबुद्दीन ने एक पूरे इलाके की आत्मा को तोड़ दिया। लेकिन ये कहानियां तो पुरानी हो गई। क्या आज के दौर में कोई नया दाऊद है या कोई नया शहाबुद्दीन है? मुंबई में अब कोई बड़ा डॉन नहीं है। पुलिस ने दाऊद के नेटवर्क को काफी हद तक तोड़ दिया है, लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका चेहरा बदल गया है। अब साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ड्रग्स की नई सप्लाई चेन और हाँ, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गिरोह हैं जो जेल में बैठकर भी अपना नेटवर्क चला रहे हैं। लेकिन वो भी उतने संगठित और अंतर्राष्ट्रीय नहीं है जितना दाऊद था। आज का डॉन ज्यादा लो प्रोफाइल है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करता है और दिखता कम है। बिहार में बाहुबली संस्कृति भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। अब बाहुबली सीधे चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अपनी पत्नियों, बेटों या रिश्तेदारों को आगे करते हैं। अब पॉलिटिकल फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है। सत्ता और पैसों का गठजोड़ आज भी उतना ही मजबूत है, बस अब ये ज्यादा चालाकी से खेला जाता है। कानून थोड़ा सख्त हुआ है, मीडिया की नजर बढ़ी है, लेकिन अपराध और राजनीति की शादी अभी भी कायम है। तो दोस्तों, हमने देखा कि मुंबई का डॉन और बिहार का बाहुबली दोनों ही अपराध की दुनिया में बादशाह थे, लेकिन उनकी दुनिया, उनका तरीका और उनका साम्राज्य सब अलग था। एक ने पैसे और दिमाग से दुनिया को हिलाया, दूसरे ने बाहुबल और राजनीति से अपने इलाके में राज किया। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी, दोनों ने समाज को तोड़ा, कानून को ठेंगा दिखाया और मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराध चाहे किसी भी रूप में हो, वो अंत में विनाश ही लाता है। आज भी ये लड़ाई जारी है, कानून और अपराध के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे डॉन और बाहुबलियों को जन्म ना लेने दें। अब एक सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है किसकी कहानी ज्यादा खौफनाक थी? दाऊद की, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी आतंक फैलाता था, या शहाबुद्दीन की, जो अपने ही इलाके में समानांतर सरकार चलाता था? अगर आप यहाँ तक हमारी कहानी देख रहे हैं, इन सवाल को सुन रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक हमारी कहानियाँ देखते हैं। हमारा जो प्रोसेस हमने शुरू किया है, इसको जारी रखते हैं। तो आप अपना नाम यहाँ लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं कहानी और आपका नाम क्या है, ताकि हमें पता चले कि जो लोग हमारी कहानियों को अंत तक देखते हैं, जो क्राइम कनेक्ट के सबसे चहीते हमारे ऑडियंस हैं, वो कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है। तो अपना नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ ये भी जो सवाल था उसका भी जवाब आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी नई कहानी के साथ कभी और मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।